आज हम एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने एंटीजन और उसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करा था। अब हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या होता है? तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज़। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन मालिक्यूल है, आर ग्लाइकोप्रोटीन मालिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स WBC, जो कि WBC प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स प्रोड्यूस होती है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर डिनोटेड बाय IG। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को हम IG से डिनोट करते हैं और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को ही हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी को हम AB से डिनोट करते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को IG से और एंटीबॉडी को AB से, मतलब एक ही है एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। इन द ब्लड, हमारे ब्लड में 20 to 25% ऑफ सीरम प्रोटीन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर प्रेजेंट। हमारे बॉडी में, हमारे सीरम ब्लड में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का 20 to 25% सीरम प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है। अभी हमने बताया कि एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय B सेल, प्लाज्मा सेल, इन रिस्पांस टू इंटरिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल इनसाइड बॉडी। हमारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल के इंटर होने के रिस्पांस में जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। हमारे शरीर में जो फॉरेन पार्टिकल इम्यूनोजन जो होते हैं, जो इंटर करते हैं, उनके रिस्पांस में प्लाज्मा सेल स्टिमुलेट होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। और जो एंटीजन है वो फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, वो एंटीबॉडी को वो स्टिमुलेट करते हैं। तो जब वो स्टिमुलेट करते हैं तो उसके वो रिस्पांस देता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होकर क्या देता है? वो रिस्पांस देता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है इम्यून रिस्पांस के एक क्रिटिकल पार्ट की तरह एक्ट करता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एक्ट एज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पांस बाय स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू पर्टिकुलर एंटीजन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, अभी हमने बताया कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स इम्यून रिस्पांस के लिए एक क्रिटिकल पार्ट की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एंटीजन से, पर्टिकुलरली एंटीजन से बाइंड होकर और उसे पहचान कर, वो स्पेसिफिकली उसे पहचान कर और पर्टिकुलरली उससे बाइंड होकर इम्यून रिस्पांस के क्रिटिकल पार्ट की तरह इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स वर्क करता है, ठीक है। अब ये एंटीजन क्या होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। और ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या करता है? एंड एडिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, और एंटीजन के डिस्ट्रक्शन में, एंटीजन को नष्ट करने में, इन एडिंग मतलब हेल्प करता है, एंटीजन को डिस्ट्रक्शन करने में, एंटीजन को नष्ट करने में हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर एंटीबॉडी इज अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या एंटीबॉडी जो होता है वाई शेप्ड का लार्ज प्रोटीन होता है, यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो कि न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस। द एंटीबॉडी recognizes a unique molecule of the pathogen called an antigen। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंटीजन के बारे में पढ़ा था कि एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन जो होता है, हमने पढ़ा था, एंटीबॉडी जो है एक यूनिक मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, रोगजनक पैथोजन के यूनिक मॉलिक्यूल को पहचान लेती है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ईच टिप of the Y-shaped of an antibody contains a paratope analogous to a lock that is specific for one particular epitope analogous to a key on an antigen। Y-shaped antibody के each टिप पर एक पैराटोप कंटेन होता है, जो कि एनालॉगस टू अ लॉक होता है, और वो एक इपीटोप, पर्टिकुलर इपीटोप के लिए स्पेसिफिक होता है। और जो इपीटोप होता है वो एनालॉगस टू अ की होता है, ठीक है। लॉक एंड की प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो वाई से पैराटोप होता है वो एंटीबॉडी का पार्ट होता है, मतलब एंटीबॉडी में होता है। एंटीबॉडी में एक प्लेस होता है जहाँ पे वो इपीटोप आके जुड़ेगा, तो वो जो प्लेस है वो पैराटोप है जहाँ पे इपीटोप जुड़ेगा। इपीटोप क्या है? एंटीजन का एक पार्ट है, ठीक है, इपीटोप, जो कि आके एंटीबॉडी से अटैच्ड होगा, ठीक है। दिस टू स्ट्रक्चर, पैराटोप एंड इपीटोप, दिस टू स्ट्रक्चर बाइंड टुगेदर विथ प्रेसिजन, एकदम शुद्धता के साथ, परिशुद्धता के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। यूजिंग दिस बाइंडिंग मैकेनिज्म, और इस बाइंडिंग मैकेनिज्म का यूज करके एक एंटीबॉडी माइक्रोब को टैग कर सकता है, या तो इन्फेक्टेड सेल पर जो
दूसरे इम्यून सिस्टम के द्वारा अटैक करने के लिए इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का कैरेक्टर क्या है? द इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर प्रोटीन इन नेचर। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन। किसी भी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस होता है जब वो एक एंटीजन के संपर्क में आता है। Immunoglobulins are antibody are specific, that is, one kind of antibody acts against only one particular type of antigen. इम्यूनोग्लोबुलिन्स या जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, अर्थात एक प्रकार का जो एंटीबॉडी होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के लिए ही वर्क करता है। किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीबॉडी वर्क करता है। When an antibody recognizes its particular antigen, जब एंटीबॉडी जो है अपने पर्टिकुलर एंटीजन को पहचान लेती है, then binds to it, तब उसे जुड़ जाती है, and rendering them harmless, और उसे rendering to harmless और हानि रहित करती है। In this way, इस प्रकार से एंटीजन इज सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड, एंटीजन बाद में नष्ट हो जाता है, एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी, और शरीर से समाप्त हो जाता है। Immunity achieved by the antibodies on exposure to antigen may be either for a short period as in common cold or for a long period as in measles, smallpox etc. एंटीबॉडीज़ के द्वारा जो इम्यूनिटी होती है, एंटीजन के एक्सपोज होने पर एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी को अचीव करती है बॉडी के अंदर, या तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए करती है या तो लॉन्ग पीरियड के लिए करती है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होता है तो अक्सर होता रहता है जल्दी जल्दी, और लॉन्ग पीरियड के लिए जैसे मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक, खसरा, ये सब एक्सेट्रा इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर, तो हम देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर को। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर ये है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर अभी हमने बताया कि वाई शेप्ड का होता है। ठीक है, तो ये एक हैवी चेन और दो लाइट चेन का बना होता है जो जुड़ता है ये, तो जहाँ पे वो हिंज पॉइंट होता है, और जो हैवी चेन और लाइट चेन है वो जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। एक लाइट चेन का, एक साइड से लाइट चेन का जो बॉन्ड है वो है, और एक साइड से हैवी चेन का बॉन्ड होगा वो होगा, और दोनों सल्फ़र बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे तो दोनों का सल्फ़र डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलकर बनाता है। ठीक है, वेरिएबल पोर्शन होता है और कांस्टेंट पोर्शन क्या होता है? तो इसमें वेरिएबल पोर्शन वो पोर्शन होता है जो कि अपना मुंह फैला सकता है। इससे कितना भी बड़ा एंटीजन आएगा वो उतना बड़ा मुंह फैला के उसको अंदर ले लेता है। कांस्टेंट मतलब एफसी जो है कांस्टेंट होता है, एफएबी जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कि वो कितना भी बड़ा एंटीजन क्यों ना आए वो अंदर ले लेता है उसको। और कांस्टेंट पोर्शन मतलब वो एक कांस्टेंट होता है, वो फैलता नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा सा एंटीजन आ गया तो वो अपना मुंह फैला नहीं सकता है, उसे एफसी कहते हैं और उसे एफबी कहते हैं। ठीक है, एफएबी मतलब एफएबी का मतलब हो गया कि फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जो कि एंटीजन से ऐसा फ्रैगमेंट जो एंटीजन को बाइंड कर ले। एफसी का मतलब होता है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइजेशन का वर्क करता है। ठीक है, एक दो हैवी चेन हो गया, दो लाइट चेन हो जाता है, हिंज पोर्शन है जहाँ पर वो जुड़ा हुआ है। इसका वाई शेप का जो दो आर्म होते हैं, दो आर्म, वो वेरिएबल होते हैं। जो सिंगल आर्म नीचे वाला होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लिख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में अभी हमने आपको बताया कि एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, वो कंपोज किसका होता है? टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन का बना होता है। ठीक है, और ये जो चेन होते हैं, दी चेन
लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड और ब्रिज। ये चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज के द्वारा लिंक्ड होते हैं। देखिए जो ब्लू पेन से ड्रा करा गया है वो लाइट चेन है, जो ऑरेंज पेन से ड्रा किया गया है वो हैवी चेन है, और वो दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हुए हुए हैं। ठीक है, एक लाइट चेन का सल्फर बॉन्ड है और एक हैवी चेन का, दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। Each light chain consists of one variable domain and one constant domain। जो लाइट चेन होता है, प्रत्येक लाइट चेन एक वेरिएबल डोमेन और एक कांस्टेंट डोमेन का बना होता है। एंड ईच हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ वन वेरिएबल डोमेन। जो हैवी चेन होता है सिमिलरली एक वेरिएबल डोमेन का बना होता है, बट कांस्टेंट डोमेन जो होते हैं उसमें 3 से 4 होते हैं, CH1, CH2, CH3, CH4। ठीक है, बट उसमें लाइट चेन में सिर्फ CH। ठीक। ईच हैवी चेन इज मेड अप ऑफ 445 अमीनो एसिड। जो प्रत्येक हैवी चेन होता है वो 445 अमीनो एसिड का बना होता है। एंड मालिकुलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 50,000, और उसका मालिकुलर वेट लगभग 50,000 होता है। एंड लाइट चेन ओनली अबाउट हाफ ऑफ दिस नंबर। और जो लाइट चेन होता है इसका केवल लगभग आधा नंबर होता है उसमें अमीनो एसिड का, दैट इज़ 214 अमीनो एसिड, अर्थात 214 अमीनो एसिड। एंड मालिकुलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 25,000, तो मालिकुलर वेट भी उसका आधा होगा, उसका 50,000 लगभग था, तो इसका 25,000 लगभग होगा। लास्ट वन में हम शॉर्ट में बता देते हैं कि एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स वाई शेप्ड का होता है, 2 लाइट चेन का बना होता है, 2 हैवी चेन का बना होता है। लाइट चेन 2 होते हैं। ठीक है, लाइट चेन क्या होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं, कप्पा एंड एक लैम्डा। 2 हैवी चेन तो होता है लेकिन उसमें 5 सब टाइप होते हैं। उस हैवी चेन के 5 सब टाइप को लर्न करने का एक फार्मूला है गैमडे एक फार्मूला है। ठीक है, जो हैवी चेन और लाइट चेन होते हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। गैमडे G का मतलब गामा, A का मतलब अल्फ़ा, M का मतलब म्यू एंड D का मतलब डेल्टा, E का मतलब एप्सिलॉन होता है। नेक्स्ट वीडियो में इन गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।